स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे, जहां वे गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद थोड़ी देर ठहरकर सीएम हेलीकॉप्टर से कुशीनगर रवाना हो जाएंगे। वहां पर 2 कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम को गोरखपुर वापस आ जाएंगे। इस दौरान वो रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन सोमवार सुबह जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याएं सुनेंगे, जिसके बाद वो देवरिया जा सकते हैं। ऐसे में सीएम की महाराजगंज भी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर करीब 12 बजे संत कबीर नगर से महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निकल स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से वे कुशीनगर के कप्तानगंज और सेहरही के आयोजित कार्यक्रमों में विकास से जुड़ी परियोजनाओं और का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही सीएम वहां की जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है और दौरा काफी अहम भी बताया जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द ही आम लोगों के साथ साथ स्किल्ड वर्कर्स को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। स्किल्ड वर्कर्स को सर्विस देने के लिए 1 लाख निःशुल्क टैबलेट दिए जाएंगे, तो आम लोगों को रोजमर्रा की सेवाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। कौशल विकास मिशन के तहत तैयार किए गए वेब पोर्टल के अलावा ऐप और कॉल सेंटर 155330 के माध्यम से लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी सेवाएं दी जा रही है। इसमें एक तरफ लोगों को रोजमर्रा की सेवाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ स्किल्ड वर्कर्स को रोजगार भी मिल जाएगा। बात की जाए तो स्किल्ड वर्कर्स रोजगार के लिए पोर्टल पर ही आवेदन कर सकते हैं। वहीं कौशल विकास मिशन की ओर से उन्हें ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। कौशल विकास मिशन के निदेशक कुणाल सिल्कू ने बताया कि सरकार की ओर से आम लोगों और स्किल्ड वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी सेवा शुरू की गई है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी आज सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंच रही हैं। प्रियंका के जनपद आगमन पर होने वाली तैयारियों को लेकर शनिवार को बैठक हुई। वहीं बता दें कि भुए मऊ गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक मुख्य अतिथि सांसद प्रतिनिधि केएल शर्मा ने शहर पदाधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सांसद सोनिया गांधी की टीम का हिस्सा होना और कांग्रेस संगठन के लिए काम करना गर्व की बात है। सांसद प्रतिनिधि ने बैठक में कार्यकर्ताओं के विचार सुने और उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। केएल शर्मा ने नवनियुक्त वार्ड अध्यक्षों को बधाई देते हुए उन्हें सुझाव दिया कि कांग्रेस का गौरवमय इतिहास प्रत्येक कार्यकर्ता को जनता को पढ़ना चाहिए, ताकि बीजेपी आईटी सेल की ओर से झूठी और भ्रमित करने वाले खबरों का जवाब दिया जा सके। आफ्ताब खान रायबरेली से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। आफ्ताब, आज रायबरेली में प्रियंका गांधी का दौरा है, वो अपनी मां के संसदीय क्षेत्र में दौरा कर रही हैं। किस तरीके का आयोजन किया गया है और ये दौरा कितना अहम रहने वाला है? जी आफ्ताब। सर यहाँ पर आप आ चुकी हैं। जी आफ्ताब, अपनी बात रखिए। प्रियंका गांधी यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ से अब रायबरेली के लिए रवाना हो चुकी है। यहाँ चुरुआ बॉर्डर पर उन्होंने एक हनुमान मंदिर पर माथा टेका है और शहर के लिए रवाना हो चुकी है। यहाँ पर मुख्य राजमार्ग पर कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और भुए मऊ गए हुए हैं, जहाँ पर उनका प्रोग्राम लगा हुआ है। उसके बाद आज जब यहाँ पहुंची है तो कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया है। काफी भीड़ देखने को मिली है यहाँ पर, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और काफी समय के बाद प्रियंका गांधी यहाँ पर आई है। लगभग 5 साल करीब हो चुका है, तो आम जनमानस और कार्यकर्ताओं की यहाँ बहुत लगी कतार लगी गई है। जी आफ्ताब, लेकिन इस कार्यक्रम में क्या रूपरेखा तैयार की गई है और ये कार्यक्रम कहां कहां होगा? प्रियंका गांधी जो दौरे पर आई हुई हैं, क्या पार्टी के लोगों से बातचीत करेंगी या तो फिर आम लोगों से भी बातचीत करेंगी? प्रियंका गांधी आम लोगों के साथ बातचीत भी करेंगी और प्रियंका गांधी का जितने भी पदाधिकारियां हैं उनसे मुलाकात के नवनिर्वाचित जो प्रधान है प्रसाद हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगी और इन सब चीजों को लेकर आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगी। उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम लगे हुए हैं। शहर में विभिन्न जनपदों में विभिन्न जगहों पर उनके लगातार कार्यक्रम लगे हुए हैं। बिल्कुल आफ्ताब, प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और चुनाव को देखते हुए दौरा काफी अहम कहा जा सकता है। आज रायबरेली का दौरा है और आम लोगों से मुलाकात करने के साथ ही पार्टी के अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। आफ्ताब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अगली खबर का रुख करते हैं। प्रयागराज के दौरे पर महामहिम रामनाथ कोविंद ने छलबा में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की आधारशिला रखी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने एक कदम बढ़ा दिया। बता दें कि सीएम योगी ने प्रयागराज के उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय विधि शिक्षा का केंद्र बनेगा। महामहिम रामनाथ कोविंद ने 297 करोड़ की लागत से प्रयागराज में बनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दल भी वोटरों को अलग अलग वर्ग को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी और बसपा के बाद अब अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी भी प्रबुद्ध सम्मेलन करने की तैयारी शुरू कर दी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का दूसरा चरण महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, औरैया, बलिया से शुरू हो रहा। इस बार ये सम्मेलन ब्लॉक और गांव स्तर पर होगा। इससे पहले सपा ने 60 से ज्यादा जिलों में सम्मेलन कर चुकी है और लोगों को कहीं न कहीं अपने पक्ष में लाने की कोशिश लगातार कर रही है। मेरठ में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आचार संहिता लगने में चंद महीने शेष हैं। ऐसे में पार्टियां अब तैयारी में तीव्र मोड में दिखाई दे रही हैं। मतदाताओं सूची के नाम बढ़वाने और विरोधियों के नाम कटवाने की जिम्मेदारी देने के लेकर लोगों को पक्ष में लाने के लिए कमेटियों का गठन जोर शोर से शुरू हो गया है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का भी समय चल रहा, इसीलिए 25,000 कार्यकर्ता इन कार्यों के लिए लगाए गए। मुख्य विपक्षी दल सपा ने बीजेपी को चुनौती देने के लिए रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। जिले में 7 विधानसभा सीट है और प्रत्येक को 30 सेक्टर में बांटा गया। सेक्टर प्रभारी बनाकर उनकी कमेटी भी गठित कर दी गई। इसी तरह इन 7 विधानसभा सीटों पर कुल 2,947 बूथ हैं। इन बूथ कमेटी के प्रभारी के साथ ही उनकी कमेटी भी गठित की गई। प्रत्येक कमेटी में 10 कार्यकर्ता शामिल किए गए। कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई। रायबरेली में बीजेपी की ओर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आयोजन को संबोधित करने पहुंचे और इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुजन समाज पार्टी प्रेम नजर आया। आपको बता दें कि बसपा से उनका प्रेम फिर से दिखाई दिया। दरअसल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी स्वामी ने बोला, सभी कार्यकर्ताओं ने जोरदार ठहाका लगाया और मंच पर बैठे अन्य नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य को टोक कर उन्हें बताया कि आप अब बहुजन समाज पार्टी में नहीं है, उनकी बोलती भी बंद करवा दी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। इस दौरान वो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। आपको बता दें कि कार्यक्रम के बाद राज्यपाल दोपहर करीब 12 बजे उत्तर प्रदेश राजकीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी, जिसके बाद आनंदीबेन पटेल करीब 12:40 पर प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ फिरोजाबाद में भी डेंगू और बुखार का कहर तेजी से जानलेवा बनता जा रहा। बच्चों को ये अपना शिकार तेजी से बना रहा। शनिवार को 12 और मौतें हो गई। एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई। इसके साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या जनपद में लगभग 125 पहुंच चुकी है। बता दें कि सुहानगरी में बुखार और डेंगू से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा। वहीं प्राइवेट चिकित्सकों से दावा लेने वाली बच्चों की जान बंद कर आ गई है। मृतकों के परिजनों ने बताया कि परिवार के अन्य सदस्य भी बीमार हैं और मौतों के बाद परिवार टूट गए हैं। बुखार और डेंगू से 2 महिलाओं की मौतों पर भी विधायक उनके परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने बताया कि बुखार और डेंगू से अधिकांश मौतें हो रही हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण कार्य में लगी मजदूर एक बार फिर हादसे का शिकार हो गए। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 2 मजदूर घायल हो गए। दोनों घायल मजदूरों को मंडली अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। हादसे की सूचना पाकर पुलिस और प्रशासन के अफसर घटनास्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे। हादसा कैसे हुआ, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सुरक्षा कर्मियों के अनुसार
अनुसार वाहन से 2 मजदूर और चालक शीशा उतारने के काम में लगे हुए थे। विशालकाय शीशा उतारते समय उन तीनों के ऊपर गिर गया और वो दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में तीनों को कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी का दिल्ली जाना बेहद अहम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में दिन भर कई मंत्रियों के साथ विचार मंथन करने का कार्यक्रम रखा गया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मुताबिक राज्य के कई मुद्दों को लेकर धामी दिल्ली में कई मंत्रियों से मुलाकात और बैठकें करेंगे। बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार लगातार नई योजनाओं की घोषणा कर रही है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। साथ में सीएम धामी जौली ग्रांट एयरपोर्ट से स्टेट प्लेन के जरिए धामी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में अलग अलग जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी लगातार जन आशीर्वाद रैली निकाल रही और सरकार ने पहले ही महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर फोकस करने का प्लान तैयार किया है। सीएम आम लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा जाना और कई मंत्रियों से मुलाकात करना 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। उपनल कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब उपनल कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल बता दें कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, साथ ही कर्मचारियों को रुका हुआ मानदेय भी मिलेगा। इसके लिए सरकार 15 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाएगी। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार मानदेय में 20 से 25% की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे उपनल कर्मचारियों को 2 से 2.5 हजार रुपए प्रति माह का फायदा मिल सकता है। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से उपनल कर्मचारियों के मसले पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया गया है। इस समिति में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी शामिल हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अजीत, सीएम धामी ने अब ठान लिया है कि जो देवभूमि में लगातार प्रदर्शन चल रहा है, अब वो प्रदर्शन नहीं चलेगा। इससे पहले देवस्थानम बोर्ड का प्रदर्शन खत्म हो गया है, अब उपनल कर्मचारियों पर भी यही करने वाले हैं। अब खबर आ रही है कि उनका प्रदर्शन भी अब बंद होगा। बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा। जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए हैं, तब से लगातार वो जनहित के फैसले लेने का काम कर रहे हैं। चाहे कोरोना के चलते जो व्यवसाय दिक्कत में है उनको डीबीटी के माध्यम से आर्थिक मदद करना हो, या फिर जो भी कर्मचारी आंदोलन की राह पर है उनके आंदोलन को समाप्त करने की बात हो। बीते रोज ही 22 महीनों से चले आ रहे देवस्थानम बोर्ड के विरोध में जो आंदोलन था उसको समाप्त कराया गया है पुष्कर सिंह धामी की मध्यस्थता के चलते। और अब जो बात आ रही है वो उपनल कर्मियों की है। उत्तराखंड के लगभग हर विभाग में उपनल के माध्यम से कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिनकी कई समस्याएं हैं, जिसको लेकर वो लगातार आंदोलनरत भी रहते हैं या फिर ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताते रहते हैं। अब सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था जो उपनल को लेकर जो तमाम समस्या है उनको दूर करने का काम करेगी, और उम्मीद है कि 15 सितंबर को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ी खुशखबरी उपनल कर्मचारी को धामी सरकार की तरफ से दी जा सकती है। जो रिपोर्ट थी वो शासन के बाद पहुंच चुकी है, कमेटी की तरफ से सौंपी जा चुकी है। अब ऐसे में सरकारी स्तर पर मंथन चल रहा है कि जो उपनल कर्मियों को राहत दी जानी है वो किस स्तर पर होगी, कैसे उनको राहत दी जा सकती है। बड़ा फैसला इसमें एक हाईकोर्ट की तरफ से भी आया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन उपनल कर्मियों की मिलना चाहिए, और इसको लेकर लगातार मांग भी उठती रही है। अब उम्मीद है कि सरकार एक तो इनका मानदेय बढ़ा सकती है, दूसरा जो समान कार्य समान वेतन की प्रणाली है उसको लागू किया जा सकता है, जिन विभागों में ये मान्य हो सकती है। तो उम्मीद है कि 15 सितंबर को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में बड़ी खुशखबरी उपनल कर्मियों को सरकार की तरफ से दी जा सकती है। जी बिल्कुल अजीत, तो कहीं ना कहीं सीएम धामी लगातार सक्रिय हैं और जो भी प्रदर्शन चल रहा है या जो लोग नाराजगी जता रहे हैं उनके लिए काम करने को आगे बढ़ रहे हैं। अजीत, आपसे भी समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से सीएम धामी ये काम कर रहे हैं, इससे पहले जो 2 सीएम रह चुके हैं बीजेपी पार्टी के, उनके समय में प्रदर्शन लगातार चल रहे थे, नाराजगी थी, चाहे आम लोगों की बात की जाए या फिर कर्मचारियों की बात की जाए। अब सीएम धामी का इस प्रकार से काम करना, क्या ये विधानसभा चुनाव के लिए संकेत दे रहा है?
बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा। आने वाले समय में उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में किसी भी तरह से, चाहे फिर वो कर्मचारियों की नाराजगी हो या फिर आम जनता की, सरकार इसको लेने के मूड में नहीं है। और धामी ने जब से कमान संभाली है उत्तराखंड प्रदेश की, तब से लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। जनता दरबार दोबारा लगना शुरू हुआ है। सभी जिलों के दौरे लगातार खुद कर रहे हैं मुख्यमंत्री धामी, और वहां पर जन समस्याओं का भी निस्तारण कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को खासतौर पर निर्देशित किया गया है कि आप जिला स्तर की समस्याएं जिले में सुलझाने का काम करें, और शासन की समस्या तब आनी चाहिए शासन के पास जब वो जिले से ना सुलझी जा सके। तो ऐसे में धामी सरकार लगातार चुनाव को फोकस करते हुए कोशिश कर रही है कि सभी धरने, प्रदर्शन, आंदोलन को जल्द से जल्द समस्याएं के साथ समाधान किया जा सके, और जो भी लोग परेशान हैं, जिसकी जो भी जनहित की शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, उनको उस स्तर पर ही निपटा दिया जाए। तो धामी सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से जनहित के फैसलों में देरी ना हो। इसके लिए चाहे फिर मुख्यमंत्री को खुद धरातल पर उतरना पड़ रहा हो या फिर अधिकारियों की फौज जिलों में तैनात करनी पड़ रही हो। तो कुल मिलाकर चाहे विधानसभा चुनाव पर फोकस हो या फिर आम जनता की समस्याओं से सीधा सरोकार रखना, पुष्कर सिंह धामी लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अजीत, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छठे देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल DIFF का आयोजन 17 से 19 सितंबर को राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स में होगा। इस साल की भांति, यानी हर साल जिस तरीके से कार्यक्रम होता था, इस साल भी कई शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री आदि दिखाई जाएगी। ये जानकारी देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर राजेश शर्मा ने प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने कहा कि ये DIFF का छठा सीजन है। इससे पहले DIFF के सभी आयोजनों को उत्तराखंड के लोगों ने बहुत प्यार दिया, जिससे ये राज्य का सबसे बड़ा आयोजन बन गया है। यहाँ कई फिल्में सितारे आते हैं और 3 दिन तक स्थानीय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच रहकर उनसे अनुभव साझा करते हैं। बात की जाए तो DIFF हर साल स्थानीय लोगों को मौका देता है वे यहाँ आए एक्टर्स और डायरेक्टर्स से कुछ सीखें, साथ ही यहाँ की इंडस्ट्री को मुंबई में प्रमोट करें। उत्तर प्रदेश में चुनाव अब परवान चढ़ने लगा है। बीजेपी तो शुरू से ही चुनावी मूड में है और साथ ही साथ सभी दलों ने पैंतरेबाजी भी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही दल बदल और चुनावी समीकरणों के साधने की कवायद में भी जुट गए। किस दल के लिए कोई अभिशाप है तो किसके लिए कोई पुनौती है। कोई इसे टिकट देने की कतरा रहा है तो कोई उसे अपने सियासी वोट बैंक का खजाना समझा रहा है। आखिर वो शख्स कौन है? वो शख्स है या शख्सियत है? आप इस रिपोर्ट से समझिए। मायावती का किनारा ओवैसी ने दुलारा, खत्म हुआ मायावती का मुख्तार मोह, मायावती का वार बेचुकट मुक्ता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है और सियासी दलों की पैंतरेबाजी जारी, क्योंकि जिस बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से मायावती ने किनारा किया है, उसी मुख्तार को अब ओवैसी ने दुलारा है। 2017 में जिस मुख्तार अंसारी की आंखों में बसपा सुप्रीमो मायावती को अपनी पार्टी का भविष्य दिख रहा था, आज उसी मुख्तार के चेहरे में उन्हें माफिया नजर आता है, बाहुबली नजर आता है। तो 4 सालों में ऐसा क्या हो गया कि मायावती अब कहती हैं कि बीएसपी अब किसी बाहुबली को चुनाव नहीं लड़ाएगी और बीएसपी इस बार मुख्तार को मऊ सीट से टिकट भी नहीं देगी। दरअसल मायावती के इस किरदार के पीछे आयोजित किए जा रहे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की राजनीति है, जिसके जरिए बीएसपी लगातार ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। बीएसपी मुख्तार को पार्टी से निकालकर खुद को चंदन की लकड़ी की तरह शुद्ध बताना चाहती है। लेकिन यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 400 में से 150 उम्मीदवार ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल केस थे, जबकि 400 में से 123 ऐसे उतारे गए थे जिन पर हत्या की कोशिश, हमला, महिलाओं पर अत्याचार जैसे गैर जमानती अपराध के मामले चल रहे थे। मुख्तार अंसारी की पहचान सिर्फ अपराधी के तौर पर नहीं है, बल्कि हमेशा उत्तर प्रदेश में चुनावों के दौरान पार्टियों के लिए मुस्लिम वोटों की बैसाखी भी बनकर रही है। यही वजह है कि मुख्तार के लिए ओवैसी का प्रेम परवान चढ़ रहा है कि जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा,
वो बाहुबली हो जाएगा। अतीक अहमद को पहले ही अपनी पार्टी में शामिल कर चुके ओवैसी अब मुख्तार पर भी डोरे डाल रहे हैं। डोरा इसलिए क्योंकि मुख्तारवादी और अतीकवादी राजनीति के सहारे प्रदेश की 19% मुस्लिम वोटों को अपनी ओर किया जा सके। इसीलिए मायावती की पार्टी जब मुख्तार को टाटा करती है तो तुरंत ही ओवैसी की पार्टी निमंत्रण का संदेशा भेजती है। अपराधियों को टिकट दिए बिना चुनाव तो कोई दल नहीं लड़ता, तो फिर मुख्तार अंसारी से पल्ला झाड़ने की मुख्य वजह क्या है? दरअसल मुख्तार का परिवार पहले ही अखिलेश यादव से हाथ मिला चुका है, लिहाजा हाथी से उतर चुके मुख्तार एंड फैमिली को बाहर करने का संदेश देकर मायावती ब्राह्मण समाज को अपने पाले में करने के लिए एक सख्त कार्रवाई करने का संदेश देने की कोशिश कर रही है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे जनता टीवी। नमस्कार।